अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशन चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर की जो थ्योरी थी वो सारी की सारी ख़त्म कर चुके हैं। तो फिर आज की जो ये वाली वीडियो है, इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशन ख़त्म हो जाएगा। और इस वीडियो के अंदर हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल्स रहते हैं जो कि दूसरे पोर्शन से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले। और सिर्फ 3 न्यूमेरिकल हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 10, 11 एंड 12 है। तो ये तीनों की तीनों आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग कवर करेंगे। और जो बकाया पिछले वाले न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। 1 से लेकर 9 तक के जो प्रॉब्लम है ये हम लोगों ने कवर कर लिए, जो कि इस चैप्टर के पहले पोर्शन से रिलेटेड थे। और वो कौन सा था? प्रोजेक्टाइल मोशन। और फिर ये वाले जो 3 प्रॉब्लम है जो आज हम लोग करेंगे ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, जिसकी थ्योरी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, जिसकी थ्योरी अभी पिछली वीडियो के अंदर ही हम लोगों ने कवर की है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स के ऊपर जो है हम लोग 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं। तो ये वाली जो होगी ये न्यूमेरिकल की तीसरी वीडियो होगी। पिछली जो 2 वीडियोस हमने की है न्यूमेरिकल की, उसके अंदर ये वाले प्रॉब्लम्स जो थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 से, जो कि सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड है। और न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, या फिर जो है ये एक सजेशन जब भी हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों को दी जाती है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने थ्योरी में बनाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, क्योंकि आज हम लोग उसी के प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले बनाए और जितने भी कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर सीखे हैं, जितनी कन्वर्जन सीखी है कि यूनिट्स को अगर कन्वर्ट किया जाए, जैसे कि रेडियन से अगर आपको रेवोल्यूशन के अंदर जाना पड़े, या फिर डिग्री से रेवोल्यूशन के अंदर जाना पड़े, या फिर जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो थ्योरी के अंदर कवर की हैं वो सारी की सारी आप लोगों को आनी चाहिए। और न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले आपने वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो रिवाइज करनी है। मतलब जल्दी जल्दी जो है वो अगर आप लोगों ने नोट डाउन की हुई हैं सारी की सारी चीज़ें, तो एक नज़र उनको देख लें। और अगर नहीं पढ़ी हुई तो वो पढ़ना जो है वो आप लोगों को ज़रूरी है, तभी ये वाला जो प्रॉब्लम है आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 से। और अगर बुक के अंदर हम लोग देखें कि प्रॉब्लम नंबर 10 की वर्डिंग क्या है, तो वर्डिंग कुछ इस तरह से है कि अ कार इज़ ट्रेवलिंग ऑन अ फ्लैट सर्कुलर ट्रैक। एक कार है जो कि एक जो वो चौरंगी के गिर्द घूम रही है। फ्लैट सर्कुलर ट्रैक का मतलब कि एक जो है वो आपके पास इस तरह की कोई चौरंगी है और इसके अराउंड कोई कार जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, इसके अराउंड जो है वो कार कोई मूव कर रही है। ट्रैक ऑफ रेडियस 200 मीटर। अच्छा, ये जो हमारे पास राउंड ट्रैक है इसका रेडियस उन्होंने दिया हुआ है, और ये कितना बताया हुआ है? 200 मीटर। जो हमने यहाँ डाटा के अंदर भी जो है वो पहले से नोट कर लिया है कि जो रेडियस की वैल्यू है इस सर्कुलर ट्रैक की वो 200 मीटर दी हुई है एट 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है v, वो 20 मीटर पर सेकेंड है, जो कि हम लोगों ने इसके अंदर नोट तो नहीं की क्योंकि उसका काम नहीं है, वो जो है वो आगे इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये जो स्पीड है इन्होंने ऐसी दी हुई है। अच्छा, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है ये मूव कर रही है। अभी तो हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं ना, आगे जो जो चीज़ें यूज होंगी वो फिर हम लोग अपनी मर्जी से लेंगे। आप डाटा के अंदर शामिल भी कर सकते हो, यहाँ लिख दो कि वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है इस केस के अंदर। ठीक है, तो रेडियस 200 मीटर इस सर्कुलर ट्रैक का, और इसके ऊपर जो ये गाड़ी मूव कर रही है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कर रही है, एंड हैज़ अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 4.5 मीटर। अच्छा, अब इसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, जिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से इसके ऊपर जो है वो इस गाड़ी के ऊपर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही है वो कितनी है, या फिर इस गाड़ी की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी है? 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद जो है वो मास भी दिया हुआ है पार्ट ए के अंदर। पार्ट ए के अंदर आपको बताया जा रहा है कि अगर जो ये कार है इसका मास 1000 kg है, अगर इस कार का मास 1000
kg है, तो आप बताओ पार्ट ए के अंदर कि कितनी फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड है टू प्रोवाइड द एक्सेलरेशन। व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एक्सेलरेशन। कितनी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस रोड के ऊपर मौजूद होनी चाहिए जो कि इतनी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सके। अब आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे ठीक है, ये पार्ट ए है। अब आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली वाली वीडियो के अंदर ही, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है, बल्कि हर वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है कि जो किसी बॉडी को सर्कुलर ट्रैक के अंदर या फिर सर्कुलर पैथ के अंदर होल्ड करके रखे। ये हम लोग पिछली वीडियो के अंदर जो है कवर करके आ चुके हैं वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। और हम लोग ने एग्जांपल्स के अंदर भी देखा था कि हर केस के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है, फिर हर केस के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो चेंज होके जो है वो हमारे पास आ रही होती है। जैसे कि हमने सबसे पहले एग्जांपल ली थी कि अगर आप एक स्टोन को स्ट्रिंग के साथ जो है वो टाई करो और उसको घुमाओ, तो इस केस के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो टेंशन की फोर्स होगी। इसी तरह अगर आप जो है वो चांद की या मून की एग्जांपल लो जो कि रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो इस केस के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू थी वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ठीक है। मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी असल में वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी। और इसी तरह फिर हमने जो है वो कार की भी एग्जांपल ली थी कि अगर एक कार सर्कुलर ट्रैक के अराउंड जो है वो इस तरह से रोटेट कर रही हो, इस तरह से जो है वो सर्कुलर पैथ के अंदर मूव कर रही हो, तो इस केस के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है। क्योंकि अगर आप लोग फ्रिक्शन की फोर्स हटा दो उस चौरंगी के अराउंड या फिर जो रोड है, रोड से फ्रिक्शन बिल्कुल हटा दो, तो गाड़ी जो है वो सर्कुलर पैथ को नहीं फॉलो कर पाएगी, वो जो है वो छोड़ देगी सर्कल को। तो जिस चीज़ ने पकड़ के रखा हुआ है उस गाड़ी को सर्कल के अंदर मूव करवा रही है, या फिर जिस फोर्स ने उस गाड़ी को पकड़ा हुआ है सर्कल के अंदर, वो कौन सी फोर्स होती है? फ्रिक्शन की फोर्स। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो फ्रिक्शन की फोर्स उन्होंने पूछी है हमसे, वो असल में क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो किसके बराबर होगी? फ्रिक्शन की फोर्स के। और यही चीज़ जो है हम लोग इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे और बताएंगे उनको कि इस वाले केस के अंदर जो उन्होंने हमसे सवाल के अंदर पूछा है कि आप फ्रिक्शन की फोर्स निकाल के बताओ, तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने सवाल को समझ लिया। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अब यहाँ से आगे जो है पूरा केस उन्होंने चेंज कर दिया और बोला आपको कि अगर यहाँ पे इसी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर या फिर कोई और इसी किस्म का सर्कुलर ट्रैक हो, या फिर इसी सर्कुलर ट्रैक की जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन की जो वैल्यू उसका कोफिशिएंट हम लोग इतना कर दें या फिर उसका कोफिशिएंट जो है वो इतना हो जाए, तो बताओ कि मैक्सिमम स्पीड किसी गाड़ी की क्या होगी कि जो इसके ऊपर जो है वो मूव कर रही हो सर्कुलर पैथ के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोगों ने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था कि फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू आर के इक्वल होता है ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था। अब अगर इसे हम लोग जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करें, अब इसे जो है वो अगर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें तो पार्ट ए तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? कि सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम लोग उन्हें बताएंगे कि यहाँ पे जो फोर्स उन्होंने हमसे पूछी है फ्रिक्शन फोर्स, वो किसके बराबर है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। और अगर रीज़न भी लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स या फिर जिस फोर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर, वो फ्रिक्शन की फोर्स है, तो तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो आपके पास क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। अब आपको निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ के आए कि एफ सी जो होता है वो इक्वल होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। या फिर इसके अंदर जो हम लोग एक और तरीके से भी इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये वाली जो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू दी हुई है ना, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करो कि लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक हमें पता है कि फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है एम ए के। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ में बताता है। अब चूंकि उन्होंने हमें
एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दी हुई है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और मास भी दिया हुआ है। तो आप दोनों चीज़ें यहाँ पे डालोगे तो आसानी से जो है वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वाला फार्मूला भी लग सकता है, लेकिन हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा रहे क्योंकि उन्होंने हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दी हुई और मास भी दिया हुआ है। तो ये तो वैसे ही अलवा बना के दिया हुआ है, तो हम लोग क्यों इतनी मेहनत करें। तो यहाँ पे जो वो आप लोग लिखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो मास वही रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो चेंज हो जाएगी वो भी सेंट्रीपिटल बन जाएगी। और दोनों की दोनों चीज़ें उन्होंने हमें सवाल के अंदर दी हुई हैं। तो FC जो है वो इक्वल है, मास कितना है 1000, ठीक है, और जो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू वो 4.5 है। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, 101 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और 4500 न्यूटन जो आपके पास आंसर आएगा। इसको कैलकुलेटर में रख के जो आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा, और आपकी बुक के अंदर जो आंसर दिया वो भी आपको इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास पार्ट ए, ये हो गया आपके पास पार्ट ए। अब अगर हम लोग पार्ट बी के ऊपर जाएं तो पार्ट बी के अंदर उन्होंने हमें बोला हुआ है कि जो ये आपके पास कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का वो अगर इतना हो जाए तो बताओ मैक्सिमम आपके पास स्पीड उस गाड़ी की कितनी होगी कि जो इस सर्कुलर पैथ के ऊपर मूव कर रही होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये वाली जो इसकी वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, ये वैल्यू रख के फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो निकालनी पड़ेगी कि अगर इतना हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो इस फॉर्मूले से हम लोग दोबारा से फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ये जो आई है ये भी फ्रिक्शन की वैल्यू है, ये वाली जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आई है असल में ये भी फ्रिक्शन की ही वैल्यू है, लेकिन ये कब है कि जब आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतनी लग रही हो। ठीक है, ये वाला जो केस है ये इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपके पास ये है, तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू वो भी चेंज होगी अगर कोफिशिएंट की वैल्यू जो है हम लोग चेंज कर दें। ठीक है, या फिर इस केस के अंदर एक्सेलरेशन कितनी लग रही है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये वाला जो केस था ये बिल्कुल अलग था, और पार्ट बी जो है वो थोड़ा सा अलग है जिसके अंदर उन्होंने हमें कोफिशिएंट वाला दिया हुआ है। तो अगर हम लोग कोफिशिएंट की वैल्यू डालें यहाँ पे ठीक है, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू आपके पास म्यू की वैल्यू जो कि 0.8 है, और आर किसके बराबर होता है, आर असल में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है जो कि हमने पढ़ा था कि अगर एक सरफेस हो इसके ऊपर कोई ब्लॉक पड़ा हो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होता है, और इस सरफेस की तरफ से एक हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स जनरेट होती है जो इस ब्लॉक के ऊपर लगती है जो कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगती है, और आर जो होता है वो बराबर होता है डब्ल्यू के। ठीक है, तो आर अगर डब्ल्यू के बराबर है और डब्ल्यू का जो फॉर्मूला है वो एम जी के बराबर है। ठीक है, तो क्या हम लोग आर की जगह पे एम जी लिख सकते हैं, इस आर की जगह पे एम जी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आर डब्ल्यू के बराबर है, वेट के बराबर होता है, और वेट का जो फॉर्मूला होता है वो एम जी के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें m इंटू जी तो बिल्कुल यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं, और अभी जो है वो वैल्यूज़ एक साथ ही हम लोग डाल देंगे, यहाँ पे म्यू ही लिख दो। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है कि म्यू और आर की जगह पे mg डाल दिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज़ डालें तो म्यू की जगह पे 0.8, ठीक है, मास की जगह पे जो है वो 1000 आ जाएगा, और जो ये वाला g है वो हमें सबको पता है कि 9.8 होता है। तो इन सब चीज़ों को जब आप लोग मल्टीप्लाई करवाओगे 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाइड बाय 9.8, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा 7840 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अगर इतना हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू इस रोड के ऊपर कितनी हो जाएगी, इतनी 7840 न्यूटन। अब अगर फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी है और आपने बताना है कि स्पीड या फिर वेलोसिटी उसकी कितनी हो सकती है जो गाड़ी इस सर्कुलर पैथ के ऊपर जो है वो ट्रैवल कर रही होगी, तो यहाँ पे फिर से हम लोग बताएंगे कि फ्रिक्शन जो है वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है वो किसके बराबर है, mv²/r के, और यही जो आपके पास स्पीड है या फिर यही वाली जो वेलोसिटी है बेसिकली यही हमने जो है वो निकाल के बतानी है उनको। यहाँ पे डाल दो कि ये v मैक्स है जो उन्होंने जो है हमसे पूछा हुआ है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। अब फोर्स की वैल्यू पता है हमें
m भी पता है, r भी पता है, v मैक्स जो है हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या बता दिया कि फ्रिक्शन जो है वो आपके पास इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो ये पढ़ा है। तो यहाँ पे जो है वो आप वैल्यू डालो सेंट्रीपिटल फोर्स की कितनी 7840 इज इक्वल्स टू m की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 1000, तो m की जगह पे जो है वो हम लोगों ने 1000 पुट कर दिया। v मैक्स जो है हम लोगों ने निकालना है, तो यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ देंगे और ऊपर इसके जो स्क्वायर है उसको भी एज इट इज छोड़ देंगे, और नीचे जो है वो r की जगह पे जो इन्होंने रेडियस दिया हो हमें 200 वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस 20 से जो है 20 से ये 20 कैंसिल, 2 1 2 2 5 जो है वो आपके पास 10 हो गया, और अगर 5 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाए तो 7840 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू v मैक्स का जो है वो आपके पास स्क्वायर। और इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे अपने कैलकुलेटर्स के अंदर तो क्या आंसर आएगा 7840 डिवाइडेड बाय 5, तो v मैक्स स्क्वायर का जो आंसर आ रहा है, v मैक्स स्क्वायर का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1568, और हमें सिर्फ v मैक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ रूट लेंगे, ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास v मैक्स की वैल्यू आ जाएगी जब आप इसका रूट ले लेंगे। तो जो है वो हमारे पास रूट के अंदर 156 और 8, और इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 39.59 और मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो स्पीड की या वेलोसिटी की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। और अगर इसको मैच करें अपनी बुक के साथ आप लोग तो इतनी ही तकरीबन वैल्यू जो है वो आपको बुक के अंदर मिलेगी 39.6 या फिर 39.59। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो हमारे पास 39.6 मीटर पर सेकंड भी आप लोग लिख सकते हो, और ये वाली भी जो है आप लोग लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर या न्यूमेरिकल नंबर जो था वो 10 था, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पहले केस के अंदर निकाल के बताई, और फिर आपके पास उन्होंने आपको क्या बोला होता कि अगर कोफिशिएंट की वैल्यू इतनी हो जाए तो आप निकाल के बताओ कि स्पीड कितनी होगी जिस स्पीड से गाड़ी मूव कर रही होगी, तो वो भी हम लोगों ने निकाल के बता दी। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 के ऊपर, और उसे भी फिर इसी तरह से जो सॉल्व करते हैं 0 जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 11 है, और इसका डाटा जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। अब अगर इसकी वर्डिंग पढ़ें तो आपकी बुक के अंदर जो इसकी वर्डिंग लिखी हुई है वो आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि द टर्न टेबल ऑफ अ रिकॉर्ड प्लेयर रोटेट्स इनिशियली एट अ रेट ऑफ 33 रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा, टर्न टेबल ऑफ अ रिकॉर्ड प्लेयर आप लोगों ने जो है वो देखा होगा, कार्टून्स वगैरह के अंदर भी आता था, टॉम एंड जेरी के अंदर, या फिर पुरानी फिल्मों के अंदर जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरह का होता था वो, जिसके अंदर कोई राउंड सी जो है वो ब्लैक कलर की इस तरह की जो है वो कैसेट टाइप की लगती थी, जिसके ऊपर जो है वो फिर यूं करके एक जो है वो चीज़ आ रही होती थी, और जब ये इसके ऊपर रखते थे तो ये रोटेट होती थी और आवाज़ जो है वो निकलती थी, या फिर म्यूज़िक जो है वो प्ले होता था। तो इस तरह का जो है वो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, या फिर इस तरह की जो है आपके पास जो है एक रिकॉर्ड प्लेयर है, और इसके ऊपर जो ये चीज़ें इसको इन्होंने जो है वो टर्न टेबल बोला हुआ। ठीक है, मतलब ये टर्न टेबल है, और ये रोटेट कर रही थी इनिशियली एट अ रेट ऑफ 33 रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट आप लोगों ने जो है वो थ्योरी के अंदर देखा कि रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो किस चीज़ की यूनिट है, एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा से शो करते हैं, इसकी यूनिट है। तो इसका मतलब कि इनिशियल एंगुलर स्पीड उन्होंने आपको दी हुई है, या फिर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उन्होंने आपको दी हुई है कि शुरुआत में ये 33 रेवोल्यूशन पर मिनट की एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रहा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया कि इनिशियल यानी कि WI जो हमारे पास है, जो कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, वो कितनी है 33 रेवोल्यूशन पर मिनट। और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि जो आपके पास SI यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी की, वो क्या है रेडियन पर सेकेंड। तो क्या होगा कि इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकेंड में, और रेडियन पर सेकेंड की कन्वर्जन जो है वो आप लोगों को आनी चाहिए कि रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकेंड में कैसे जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि एक रेवोल्यूशन के अंदर कितने रेडियन होते हैं 2 पाई रेडियन। ठीक है, इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ये हम लोग जो है वो थ्योरी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को देखना हो तो आप थ्योरी से जो है देख सकते हैं दोबारा से। ये आपके पास जो है वो
कन्वर्जन थी कि एक रेवोल्यूशन के अंदर, मतलब अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो करता है तो उसने कितने रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, 2 पाई रेडियन का, यानी कि एक रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियन आते हैं। ठीक है, अब आपको जो है वो रेवोल्यूशन पर मिनट से जाना है किसमें, रेडियन पर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो जहाँ पे रेवोल्यूशन लिखा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो 2 पाई को, और जहाँ पे मिनट लगा हुआ है हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड के अंदर जाने के लिए क्या करो कि मल्टीप्लाई करवाओ 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 से, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 33 दी हुई है तो 33 को मल्टीप्लाई करवा दो 2 पाई और डिवाइडेड बाय 60, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके अंदर आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड के अंदर। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, जो कि कितना है 3.45 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको दी हुई थी। और फिर इसके बाद उन्होंने आपको क्या बताया कि एंड टेक्स 20 सेकेंड टू कम टू रेस्ट, और उससे 20 सेकेंड लगे, मतलब ये चल रहा था इनिशियली जो है ये चल रहा था इतनी स्पीड के साथ, और फिर जो किसी ने इसको बंद कर दिया, और कितना टाइम लगा इसको बंद होते होते, ये फिर रेस्ट के अंदर आते आते 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड के बाद जो है वो ये रेस्ट के अंदर चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टाइम जो आपके पास 20 सेकेंड्स है, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, या फिर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 रेडियन पर सेकेंड। मतलब जैसे हम लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे लीनियर वाले, इन्होंने वही सिनेरियो जो है वो यहाँ पे आपको बना के दिया हुआ है कि इनिशियली कुछ स्पीड थी, और फिर क्या हुआ कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी जो इसको रोटेट कर रही थी वो हट गई, और क्या हुआ कि ये रेस्ट के अंदर आ गई। ठीक है, और रेस्ट के अंदर आते आते इसको कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड। अब वो लोग आपसे सवाल क्या कर रहे हैं, पार्ट ए के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि एंगुलर एक्सेलरेशन इस टर्न टेबल की कितनी होगी, और ये एज्यूम करो कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब जो एक्सेलरेशन उसके अंदर आ रही है यूनिफॉर्म जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आ रही है, मतलब हर सेकंड के अंदर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की जो वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। एक सेकंड के अंदर अगर 2 है तो दूसरे सेकंड के अंदर भी 2 होगी, मतलब इसको जो आप लोग निगलेक्ट भी कर सकते हो। सिंपली आप लोगों ने क्या करना पार्ट ए के अंदर कि उन्हें एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल के बतानी है। ठीक है, पार्ट ए के अंदर जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल के बतानी है, और फिर पार्ट बी के अंदर या फिर साथ साथ ही जो हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। पार्ट ए को यहाँ से जो है हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और पार्ट ए के अंदर अगर उन्होंने हमें बोला है कि आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल के बताओ, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, सेम वही वाला फॉर्मूला हम लोग जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि हम लोगों ने लीनियर वाले केसेस के अंदर जो है वो लगाया था। और वैसे भी अगर आप लोग देखो तो हम लोग ने जो इसका फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम जो होता है वो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। तो चेंज किस तरह से निकलेगा, WF माइनस का WI अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा, माइनस जो इनिशियल है वो आपके पास 3.45 रेडियन पर सेकेंड है, और डिवाइड बाय टाइम जो आपके पास 20 है। तो जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में डाल के इसको सॉल्व करने के बाद वो कितना आएगा, 3.45 डिवाइडेड बाय 20, और ये आ रहा है 0.1725 माइनस के साथ 0.1725 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो माइनस है ये यहाँ पे जो है वो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है उस क्या बोलते हैं आपके पास टर्न टेबल की, या फिर जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो बजाय इस तरफ के अंदर की तरफ होगी, तो मतलब ये जो माइनस का साइन है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। हमने ये चीज़ देखी थी ना कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर जो है वो वेलोसिटी होती है वो पैरेलल टू द जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और जो है वो नेगेटिव जब होती है तो इसका मतलब कि वो पिछली तरफ जा रही है, यानी कि जो आपके पास बॉडी है उसकी वेलोसिटी या फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। अगर माइनस के अंदर आ रही है तो इसका मतलब क्या कि एंगुलर वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, और अगर प्लस के अंदर आ रही है तो इसका मतलब क्या कि एंगुलर वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो पहला केस हो गया। इसके बाद पार्ट बी के अंदर उन्होंने जो है वो आपसे क्या पूछा हुआ है कि हाउ मैनी रोटेशन डज द टर्न टेबल मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वो कितने रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करेगी
टर्न टेबल जो थी हमारे पास कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी इस पॉइंट से कि जिस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी 33 या 3.45 रेडियन पर सेकेंड थी। इस पॉइंट से लेकर जब तक वो रेस्ट के अंदर गई उसने कितने रेवोल्यूशन जो है कंप्लीट किए, मतलब कितनी बार जो पूरा रोटेट हुआ है, एक पॉइंट से जो है वो रोटेट होना स्टार्ट हो, और मतलब कितने रोटेशन जो है वो इसने कंप्लीट किए हैं बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये आपको पार्ट बी के अंदर बताना है। तो अगर हम लोग देखें तो हमें असल में क्या चीज़ उनको बतानी है, एंगुलर डिस्टेंस ही बताना है कि एंगुलर डिस्टेंस जो है उसने कितना ट्रैवल किया है। तो हम लोग जो है वो रेडियन के अंदर डिस्टेंस को निकाल के लेके आएंगे एंगुलर को, और फिर बाद में हम लोगों को जो कन्वर्जन है वो तो आती है कि रेवोल्यूशन से या फिर रेडियन से जो है रेवोल्यूशन के अंदर कैसे जाया जाता है। तो बाद में जो है वो रेडियन के अंदर आंसर निकाल के हम लोग रेवोल्यूशन के अंदर उनको वैसे ही बता देंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें क्या बताना है, एंगुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हम लोगों को याद है वो क्या है कि एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ का ए टी स्क्वायर ना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, थीटा, एंगुलर डिस्टेंस है। वी आई की जगह पे डब्ल्यू आई आ जाएगा सिंपली, टी की जगह पे जो है वो टी आएगा जो कि जो है वो आपके पास दिया हुआ है आपको सवाल के अंदर। हाफ का ए की जगह पे जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि यहाँ पे हमने अभी पीछे ही जो है वो निकाल लिए, और टाइम की जगह पे जो है वो टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो आप लोग पुट करो, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो, एक मिनट, सबसे पहले जो है वो हम लोग पुट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो कि 3.45 रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, टाइम जो है वो आपके पास 20 सेकेंड है, और प्लस हाफ का इसकी जो वैल्यू है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की, एक मिनट की, ये हम लोग नेगेटिव के अंदर डालेंगे पॉजिटिव के अंदर डालें, अच्छा इसको जो है वो हमने नेगेटिव के अंदर ही डालना है। तो नेगेटिव के अंदर जो है वो आपके पास 0.172 और 5 इसके अंदर जो है हम लोग ऐसे पुट कर देंगे, और फिर टाइम जो है वो आपके पास 20 का स्क्वायर एज इट इज़। अब इसकी वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3.45 मल्टीप्लाइड बाय 3.45 मल्टीप्लाइड बाय 20, स्टेप वाइज जो है इसको लेके चलते हैं, इसका जो आंसर आया वो 69 आया। ठीक है, और ये प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 0.1725 डिवाइडेड बाय जो आपके पास 2 आएगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 0.0865, और 20 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास 400 होता है। तो 400 के साथ जो आपके पास आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई भी करवा दो, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 34.5 आएगी, और यहाँ पे जो आपके पास 69 आया, थीटा इज इक्वल्स टू दिस। अब आप लोग जो है वो माइनस करवा दो 69 में से 34.5 को, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 34.5 रेडियंस। ये जो हमारे पास आंसर आया रेडियंस, क्योंकि जो ऐसा ही यूनिट है वो रेडियन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, और जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे पुट की थी वो रेडियन के अंदर ही पुट की थी। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड नहीं है, ये हमने गलती कर दी, यहाँ पे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें हम लोगों ने पुट की थी वो रेडियन के अंदर की थी, तो तभी जो डिस्टेंस आएगा वो भी रेडियन के अंदर आएगा। लेकिन सवाल के अंदर जो है वो उन्होंने हमसे रेवोल्यूशंस के अंदर पूछा हुआ है, और आपकी बुक के अंदर जो आंसर दिया हुआ है शायद वो भी उन्होंने रेवोल्यूशन के अंदर ही दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसे रेवोल्यूशन के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि एक रेवोल्यूशन के अंदर कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। ठीक है, एक रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं। इसी को अगर हम लोग उल्टा कर दें या फिर इस 2 पाई को यहाँ पे ला के डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा कि 1/2 पाई रेवोल्यूशन के अंदर कितने रेडियन होते हैं, 1 रेडियन। ठीक है, ये जो है वो आपके पास एक और रिलेशन बन गया, या फिर इसको जो आप लोग उल्टा भी करके लिख सकते हो कि एक रेडियन के अंदर कितने रेवोल्यूशन होते हैं, 1/2 पाई रेवोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक रिलेशन बन गया। अब आपके पास कितने, 34.5 रेडियंस। यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि एक रेडियन की जो वैल्यू है, या फिर एक रेडियन के अंदर रेवोल्यूशन जो आते हैं वो 1/2 पाई आते हैं। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 34.5, मल्टीप्लाई करवा दो।
एक रेडियन के अंदर अगर इतने रेवोल्यूशन आते हैं तो 34.5 के अंदर कितने आएंगे। सिंपली इसको जो है आप लोग मल्टीप्लाई करवा दो। कैसे, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो इसे आसान लफ्ज़ों में भी हम लोग समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि अगर 1 रुपये की आती हैं 2 टॉफ़ियाँ, ठीक है, 1 रुपये की अगर आती हैं 2 टॉफ़ियाँ, तो आपके पास अगर 5 रुपये हों तो कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी। 1 रुपये की आती हैं 2 टॉफ़ियाँ, 5 रुपये हों तो कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी। तो क्या करोगे, सिंपली 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास कितनी हो जाएंगी, 10 टॉफ़ियाँ। ठीक है, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी ये वाली चीज़, वो इससे जो है वो लाजमी समझ में आ जाएगी कि अगर एक रेडियन के अंदर इतने रेवोल्यूशन होते हैं तो 34.5 रेडियंस के अंदर कितने जो है वो रेवोल्यूशन आएंगे। सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा इज इक्वल्स टू 34.5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 पाई, और ये चेंज हो जाएगा रेवोल्यूशंस के अंदर। अब इसे जो है वो आप लोग सॉल्व करो अपने कैलकुलेटर के अंदर, और अगर मज़ीद इसे जो है वो आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है तो 34.5 1 से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में जो है आपके पास 2 पाई आएगा। मतलब सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि 34.5 को 2 पाई से डिवाइड कर देना है। तो 34.25 34.5 और डिवाइडेड बाय 2, और जो आपके पास पाई होता है इसकी वैल्यू, या फिर अगर डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हो, अगर वैल्यू लिखनी है तो वैल्यू जो है वो इसकी कितनी होती है 3.142, ठीक है, 3.142 मल्टीप्लाई करवा दो 3.142, तो जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है 5.49। थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.49, या फिर इसे जो आप लोग राउंड ऑफ करके 5.5 भी कह सकते हो, तो 5.5 रेवोल्यूशंस। तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट एट विच द टर्न टेबल हैव द स्पीड ऑफ 3.45 रेडियन पर सेकेंड, इस पॉइंट से लेकर रेस्ट के अंदर आने तक उस टर्न टेबल ने कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए 20 सेकेंड के अंदर, 5.5 रेवोल्यूशंस। ठीक है, और ये वाला आंसर जो है आपकी बुक के अंदर भी उन्होंने आपको दिया हुआ है। अब अगर हम लोग चलें पार्ट सी के ऊपर, ठीक है, ये जो है हम लोग, चलो ये अगर आप लोगों ने उतारना हो तो उतार लेना, थोड़ी देर में जो हम लोग इसको मिटा देंगे। अब जो है वो अगर हम लोग पार्ट सी के ऊपर जाएं तो पार्ट सी के अंदर वो लोग आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इसकी वर्डिंग भी पढ़ लेते हैं कि इफ़ द रेडियस ऑफ द टर्न टेबल इज 0.14 मीटर, अगर जो रेडियस है उस टर्न टेबल का वो 0.14 मीटर है, तो व्हाट इज द इनिशियल लीनियर स्पीड ऑफ अ बग राइडिंग ऑन द रिम। तो आप बताओ, अगर जो ये आपके पास टर्न टेबल है इसका रेडियस 0.14 मीटर है, तो बताओ कि इसके रिम के ऊपर यानी कि बिल्कुल किनारे के ऊपर अगर एक बग यानी कि एक कीड़ा अगर चल रहा हो, अगर एक कीड़ा मौजूद हो या फिर एक कीड़ा जो है यहाँ पे पड़ा हुआ हो, बग यहाँ पे जो पड़ी भी हो, तो उसकी लीनियर या फिर इनिशियल लीनियर स्पीड कितनी होगी, उसकी इनिशियल लीनियर स्पीड कितनी होगी। इनिशियल लीनियर स्पीड क्या होती है, ये वाली vi। इनिशियल कौन सी, कि मतलब जब इस वाले टर्न टेबल की स्पीड 33 रेवोल्यूशन पर मिनट थी या फिर 3.45 रेडियन पर सेकेंड थी, तो उस पॉइंट के ऊपर जो इस टर्न टेबल के रिम के ऊपर कीड़ा पड़ा हुआ है, बताओ उसकी इनिशियल लीनियर वैल्यू या फिर इनिशियल लीनियर स्पीड की वैल्यू जो वो कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने जो है एक रिलेशन पढ़ा था कि v जो होता है, सबसे पहले तो v जो होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है आर ओमेगा के। ये वाला रिलेशन अगर आप लोगों को याद हो। अब अगर यहाँ पे इनिशियल आप लोग लगा रहे हो तो ये वाली भी इनिशियल हो जाएगी, और बाकी आर जो वो तो कांस्टेंट होता है, तो आराम से निकल आएगी वैल्यू। तो वी आई इज इक्वल्स टू आर की जगह पे 0.14, और जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो 3.45 है, तो यहाँ पे 3.45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.45, तो 0.483 वी आई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.483, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यूनिट होगी वो कितनी होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो पार्ट
सी जो था वो भी हम लोग जो है परफॉर्म कर चुके हैं। आखिरी पार्ट रह गया, उसे भी यहाँ पे जो है वो करके ख़त्म करते हैं। और आखिरी पार्ट है कौन सा, पार्ट डी। तो पार्ट डी के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बग एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। टाइम टी इज इक्वल टू 0 यानी कि उसी पॉइंट के ऊपर, इसी वाले पॉइंट के ऊपर, ये जो इनिशियल वाली इसकी वेलोसिटी थी, इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो उस बग की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जो है आपके पास यही वाली होती है, जिसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, r इंटू एल्फा के, ठीक है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पे 0.14 वही इसका रेडियस आएगा, और मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, माइनस का 0.173 इस अल्फ़ा की जो वैल्यू आई थी, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई थी 0.173 आई थी। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद 0.14 और मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 0.173, 0.0242 और माइनस के साथ और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई, और ये वाला प्रॉब्लम जो हमारा ख़त्म हो गया। आखिरी प्रॉब्लम रहता है इसका, प्रॉब्लम नंबर 12, उसे जो है वो हम लोग देखते हैं और उसे भी जो है वो ख़त्म करते हैं, और फिर ये जो चैप्टर है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसका जो डाटा है वो हम लोग साथ साथ बनाते हैं, ठीक, और इसे जो है वो पढ़ते भी साथ साथ है। प्रॉब्लम नंबर क्या है आपके पास, प्रॉब्लम नंबर 12 है, और इसका अगर हम लोग डाटा बनाएं तो डाटा में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो अगर प्रॉब्लम पढ़ें तो टार्जन स्विंग्स ऑन अ वाइन। टार्जन जो है, जो जंगलों के अंदर पाया जाता है टार्जन, वो एक वाइन का मतलब कि दरख्त की जो शाख होती है ना, या फिर जो लड़ी होती है, जो लटक रही होती है, उसको हम लोग जो है वाइन बोलते हैं। तो दरख्त की जो आपके पास इस तरह से शाख है, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि टार्जन जो है वो पकड़ के इस तरह से जो है वो झूल रहा होता है, उस दरख्त की जो है वो जो नीचे इस तरह से गिर रही होती हैं, तो उसको जो है वो इंग्लिश के अंदर वाइन बोलते हैं, या फिर शाखें जो है वो आप लोग कह सकते हो वाइन को, कि टार्जन जो है वो स्विंग कर रहा है, झूल रहा है, ऑन अ वाइन ऑफ लेंथ 4 मीटर, 4 मीटर की एक वाइन है। यहाँ पे आप लोग जो है वो लिख भी सकते हो कि जो लेंथ है। अच्छा, सबसे पहले जो हम लोग समझ लेते हैं कि एक जो है वो आपके पास इस तरह की वाइन थी जो दरख्त के साथ लगी हुई थी, और इसके एंड पे एक जो है वो टार्जन है जो लटक रहा है या फिर झूल रहा है, और इसकी जो लेंथ थी, अच्छा इसको थोड़ा सा जो है हमें छोटा करना पड़ेगा, इसकी जो लेंथ थी वो आपके पास कितनी है, 4 मीटर की है, ये लेंथ है इस वाइन की, ठीक है, इन अ वर्टिकल सर्कल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, अब जो है वो झूल रहा है कुछ इस तरह से, झूलेगा तो कुछ इसी तरह से झूलेगा, तो वो यहाँ पे पहुँचाया झूलते झूलते, और अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करें तो वो बोल रहे हैं कि ये एक वर्टिकल सर्कल बन रहा है, तो ये एक वर्टिकल सर्कल बन रहा है। वर्टिकल मतलब कि इस तरह से, हॉरिजॉन्टल यूँ होगा और वर्टिकल जाहिर सी बात है कि यूँ होगा, तो ये एक वर्टिकल सर्कल जो है वो बन रहा है, जिसके अंदर टार्जन ने जो है वो, जिसके अंदर टार्जन ने इस तरह से जो है वो अपनी मोशन परफॉर्म की है यूँ, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो उन्होंने हमें 4 मीटर दिया हुआ था, ये बेसिकली रेडियस था उस सर्कल का, कि जिस सर्कल के अंदर ये टार्जन मूव कर रहा था, भले ही उसका छोटा सा पार्ट जो है इसने ट्रैवल किया है, लेकिन अगर उसको हम लोग एक्सटेंड करें तो उन्होंने सवाल के अंदर हमें क्या बताया कि ये एक वर्टिकल सर्कल बनेगा। तो जो लेंथ ऑफ द वाइन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो डाटा के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास रेडियस दिया हुआ है इस सर्कल का, इस वर्टिकल सर्कल का, जिसके अंदर थोड़ा सा जो है वो टार्जन जो इस तरह से स्विंग किया उसने या फिर इस तरह से मूव किया है, वो कितना है, 4 मीटर, ठीक है। इसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की जो है वो हमारे पास ग्रेविटी भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। ग्रेविटी की मौजूदगी में जो इसने ये वाला डिस्टेंस जो वो ट्रैवल किया या फिर इस तरह से मूव किया उसने। व्हेन द वाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, अगर जो एंगल यहाँ पे बनाया है इस वाइन ने, फिर इस टार्जन ने, वो बना है 20 डिग्री का,
ठीक है, वो अगर बना है 20 डिग्री का, थीटा की जो वैल्यू अगर दी हुई हो आपको 20 डिग्री, तो विद द वर्टिकल के साथ बना हुआ। अच्छा, टार्जन हैज द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। टार्जन की जो स्पीड थी, यानी कि इनिशियल, या फिर सिर्फ जो है वो आप लोग बोलो कि v की जो वैल्यू दी हुई है इन्होंने, वो आपको दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी भी आप लोग जो है वो बोल सकते हो कुछ इस तरह से, कि लीनियर जो वेलोसिटी थी वो आपके पास कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड आप लोगों को दी हुई है। अब वो लोग जो है वो आपसे सवाल करेंगे कि पार्ट ए के अंदर निकाल के बताओ क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर ये जो हमारे पास वर्टिकल सर्कल बना है इसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी लग रही होगी इस टार्जन के ऊपर। ठीक है, फिर पार्ट बी के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आप निकाल के बताओ क्या चीज़, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि ए टी के बराबर है। और फिर पार्ट सी के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप निकाल के बताओ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और इसका फॉर्मूला हम लोग पिछले ही केस के अंदर, पिछली ही वीडियो के अंदर बना के आ चुके हैं। और ये वाला कौन सा है, स्पेशल केस। अगर आप लोगों को याद हो कि थ्योरी के अंदर सबसे आखिर में हम लोगों ने जो स्पेशल केस पढ़ा था, वही वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे अभी हम लोगों ने निकाल के बतानी, जो कि हम लोगों ने बोला भी था उस वक्त कि स्पेशल केस जो हम लोग इसीलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर जो वो आगे इस्तेमाल होगा, तो वो तभी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। अच्छा, अब अगर सबसे पहले हमें निकालनी हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना तो काफ़ी आसान होगा। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, यहाँ पे अगर हम लोग देखें पार्ट ए को अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आप लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा है, v²/r। ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, तो 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 5 25 और अपॉन में 4। तो ए सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 25 डिवाइड बाय 4, 25 डिवाइडेड बाय 4, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर इसे बुक के साथ हम लोग मैच करें, ठीक है, बुक के साथ अगर हम लोग मैच करें तो बुक के अंदर जो वैल्यू है यही है, तो उसका मतलब कि हम लोगों ने सही निकाली है। अब अगर पार्ट बी के ऊपर जाएं, तो पार्ट बी जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, पार्ट बी को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, पार्ट बी के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उन्होंने हमें निकालने को बोला है, और अगर हम लोग देखें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, ये कि r इज इक्वल्स टू ए टी इज इक्वल्स टू आर एल्फा। लेकिन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ नहीं मौजूद, और ये चीज़ निकल भी नहीं सकती जितना डाटा उन लोगों ने हमें दिया है। उस डाटा के हिसाब से ये चीज़ निकालना मुश्किल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि एंगुलर जो आपके पास स्पीड है वो कितनी है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कितनी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल भी और फाइनल भी। तो इस वाले डाटा से जो है वो ये वाला फार्मूला लगा के ए टी निकालना तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। अब हमें जो है वो कुछ और अपनी टेक्निक जो है वो यहाँ पे लगानी पड़ेंगी, और उसे अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं तो इस केस के अंदर अगर हम लोग देखें तो इस केस के अंदर सबसे पहले तो इसकी वेट की फोर्स होगी जो कि इस तरह से नीचे की तरफ लग रही होगी, और ये आपके पास क्या है वेट की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लग रही है। ठीक है, अगर इस वाले वेट की फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करें दो इसके जो कंपोनेंट्स के अंदर, मतलब हम लोग जो हमारे पास एक्सिस है वो कुछ इस तरह से ले लें, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने केस वहाँ पे किया था इंक्लाइन प्लेन के अंदर, कि इंक्लाइन प्लेन के अंदर हम लोगों ने वेट को ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड कर दिया था पैरेलल और जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के अंदर। तो इसी तरह से अगर हम लोग यूँ करें कि इसके वेट के कंपोनेंट को हम लोग रिजॉल्व कर दें कुछ इस तरह से, तो क्या होगा कि एक जो वेट का कंपोनेंट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, और एक जो है वो वेट का कंपोनेंट कुछ इस तरह से आएगा, एक यूँ आ गया और एक जो है वो आपके पास यूँ आ गया। अच्छा ये जो एंगल है वो 20 डिग्री है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो भी जाहिर सी बात है कि 20 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये भी 20 डिग्री का होगा। अगर ये आपके पास एंगल है
तो इसके बिल्कुल अपोजिट वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर। इसके साथ वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, बेस। ठीक, और बाकी जो बच गई ये तो आपके पास जो है वो हाइपोटेन्यूस है, ये वाली जो है आपके पास हाइपोटेन्यूस है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो पॉइंट है, अब टार्जन जो है वो इस तरह से स्विंग करेगा और इस पॉइंट के ऊपर जाके रुकेगा और फिर वापसी आएगा। अब वेट का कौन सा कंपोनेंट या फिर कौन सी ऐसी फोर्स है कि जो इसको वापसी लेके आ रही होती है। अगर हम लोग दोबारा से इस चीज़ को जो है वो यहाँ पे समझे तो फर्ज करो कि एक जो है वो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक था और फर्ज करो कि मैंने खुद इसको पकड़ा और यहाँ पे लाके जो है उसे छोड़ दिया, यहाँ तक मैं इसे जो है वो पकड़ के लेके गया और यहाँ पे इसको छोड़ दिया। तो यहाँ से ये वापसी जिस फोर्स की वजह से जा रहा है वो कौन सी फोर्स है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ूं तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से पेंडुलम की तरह मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये इस तरह से क्यों मूव कर रहा है, मतलब कौन सी ऐसी फोर्स है कि जो इसको नीचे की तरफ लेके जा रही है, जो वापसी जो है वो इसको खींच रही है पीछे की तरफ। वो आप लोग जो सब बोलोगे कि ग्रेविटी की फोर्स, जो कि सवाल के अंदर उन्होंने हिंट भी दिया हुआ था कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो है वो ये जो टार्जन है ये स्विंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप लोग सब बोलोगे ये ग्रेविटी की फोर्स है जिसकी वजह से ये दोबारा नीचे जाएगा और इस तरह से जो है वो पेंडुलम की तरह स्विंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ग्रेविटी की जो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रही है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेट की फोर्स। मतलब ये अपनी वेट की फोर्स की वजह से जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन वेट जो होता है वो तो नीचे की तरफ होता है ना, इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वेट रिजॉल्व होगा। एक तो जो है वो इसके पास टेंशन की फोर्स भी होती है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी जो एक फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर वो टेंशन की फोर्स होगी, जो कि इस वाइन के अंदर या फिर इस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, इसी केस को जो हम लोग यहाँ पे लेके आ गए, समझ लो कि ये टार्जन है, ये वाइन है और इस वाइन के अंदर क्या होगा कि टेंशन की फोर्स जो है वो जनरेट हो रही होगी। अब वेट की फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है और हमने वेट की फोर्स को जो है वो डिवाइड कर दिया दो कंपोनेंट के अंदर। एक जो है वो आपके पास कुछ इस डायरेक्शन के अंदर है जो कि वेट का कौन सा वाला कंपोनेंट है, या फिर वेट इसको हम लोग कौन सा वाला कंपोनेंट बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर ना, चलो इसको बोल दो कि ये बेस वाला है और ये जो है ये आपके पास वेट का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें इस वाले केस को तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ लाजमी तौर पर बराबर होंगी, है ना। ये जो टेंशन की फोर्स है और ये जो वेट का बेस वाला कंपोनेंट है, फिर ये वाला जो कंपोनेंट है जो कि एंगल के बिल्कुल साथ होता है, दोनों बराबर होंगे तभी जो है वो ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो ब्लॉक है ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ना, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। और अगर देखें तो वेट का ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा इसको वापसी अपनी डायरेक्शन के अंदर लेके जाने के लिए। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है इसी की वजह से जो हमारे पास ये ब्लॉक होता है या फिर जो टार्जन होता है वो दोबारा पीछे की तरफ जाता है, या फिर कोई भी चीज़ जो इस तरह से स्विंग कर रही होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो वापसी पीछे की तरफ जाती है। और इसकी अगर आप लोग डायरेक्शन देखो तो वो है भी जो है वो उसी तरह से जिस तरह से जो है ये ब्लॉक या फिर ये वाली जो चीज़ है ये मूव कर रही होती है। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है। अब ये एक फोर्स है ना, जो इसको जो है वो वापसी की तरफ लेके आएगी और इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो उसी को हम लोग जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो सर्कुलर पैथ है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, जो इस डायरेक्शन के अंदर जाए, जो टेंजेंट टू द सर्कल हो, जो टेंजेंट बनाती भी जा रही हो सर्कल को। तो ये वाली जो हमारे पास फोर्स है वो इस तरफ लग रही है और इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, फिर जो एक्सेलरेशन होगी वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर लग रही होगी जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगती है, और वो फोर्स टेंजेंट टू द सर्कल भी होगी। तो हम इस वाले फॉर्मूले से आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। अच्छा, अब अगर यहाँ पे लिखें तो हमारे पास जो फोर्स है वेट के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के बराबर। अच्छा, वेट का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कैसे निकलता है, हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की जगह पे जो है वो डब्ल्यू आएगा और इसकी जगह पे जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर की जगह पे आपके पास वेट का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसे जो आप लोग पैरेलल वाला कंपोनेंट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, एक्स वाला कंपोनेंट बोल दो। ठीक है, ये वाले जो है ये आपके पास एक्स वाला या फिर वाई वाला या फिर जेड वाला, इसको कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है जो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। अब अगर ये वाला कंपोनेंट निकालना हो तो कैसे निकलेगा, वेट का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालना हो तो डब्ल्यू साइन थीटा से निकलता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। सेम उसी तरह जिस तरह वाई वाला कंपोनेंट जो हम लोग निकाल रहे होते थे।
तभी इसको जो है हमने वाई और एक्स नहीं बोला, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूज का रिलेशन या फिर जिस रिलेशन के अंदर ये दोनों आ रहे होते हैं वो साइन थीटा होता है, और इस फॉर्मूले से जो है वो निकल के या फिर इस तरह से जो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो लिखेंगे कि W साइन थीटा जो कि बराबर होता है किसके, वेट परपेंडिकुलर के, और यहाँ पे लिख दो कि ये जो है ये किसके बराबर है, W साइन थीटा के। तो इसकी वैल्यू जो है हम लोग ने यहाँ पे पुट कर दी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन दोबारा से अगर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F जो होता है वो ma के इक्वल होता है, और जो W होता है वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो इन दोनों की अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो इक्वेशन किस तरफ आएगा, ma, ठीक है, इक्वेशन किस तरफ आएगा ma, और इक्वेशन की दूसरी तरफ जो है वो आपके पास W की जगह पे क्या आ जाएगा, mg और साथ में साइन थीटा। इस m से ये वाला जो m है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही टर्म है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों कैंसिल हो गए। तो a जो है वो इक्वल आएगा g साइन थीटा के, a जो है वो इक्वल आएगा g साइन थीटा के। और ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने शायद इंक्लाइन प्लेन के अंदर भी पढ़ा हुआ था। इंक्लाइन प्लेन के अंदर भी जो है वो आप लोग उसकी थ्योरी निकाल के देखना, उसके अंदर भी जो है ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। कब कि जब आपके पास फ्रिक्शन मौजूद ना हो और अगर कोई बॉडी जो है वो फ्री फॉल इस तरह से मूव कर रही हो आपके पास इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, शायद, हाँ यही वाला फॉर्मूला होगा, वहाँ पे भी आप लोग चेक कर लेना। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि फ्रिक्शन मौजूद नहीं और जो बॉडी है वो इसी तरह से जो है मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, जिस तरह से इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फोर्स लगती है उसी तरह से मूव कर रही है नीचे की तरफ। तो जो टेंजेंशियल एक्सलेशन निकलेगी इसको बेसिकली हम लोग टेंजेंशियल एक्सलेशन बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। तो बस इसके अंदर वैल्यूज डाल दो, जी की जगह पे जो 9.8 आएगा, साइन और थीटा की जगह पे जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है 20, तो 80 इज इक्वल्स टू 9.8 और साइन 20, इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 3.35179 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की। और अगर बुक के अंदर देखो तो बुक के अंदर भी जो वैल्यू वो कुछ इसी तरह की है। अब आखिरी चीज़ जो रह गई हमारे पास वो स्पेशल केस यानी कि रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है, और हमने देखा था कि रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो है वो कैसे निकाली जाती है। ये आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ये उसकी सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू है, ठीक, और ये उसकी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू है, ठीक है, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन किस तरह से निकलेगी या क्या कहलाएगी, जो यहाँ से यहाँ तक हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग रिजल्टेंट एक्सीलरेशन बोलते हैं। ए नेट से भी जो आप लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसका फॉर्मूला हम लोग जो बना चुके हैं। तो ए नेट जो है वो इक्वल आएगी, या फिर रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इस तरह से भी लिख सकते हो, ये किसके इक्वल आएगी, ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर और अंडर रूट। तो नेट रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो है किसके बराबर होगी, 3.35 का स्क्वायर और प्लस आपके पास 6.25 का स्क्वायर, 6.25 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट। तो अंडर रूट के अंदर 3.35 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 6.25 का स्क्वायर। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की 7.0911 और आगे जो है वो इसी तरह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर इसे जो आप लोग बुक के अंदर देखो तो 7.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही है। और इसी के साथ साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 4 जो था वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर नंबर 5 है उसे स्टार्ट कर दी जल्द से जल्द। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।